Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay, a second professional MBBS student of Makuda Shambalani Medical College and Hospital. Welcome to my channel. Today I am going to talk about how to handle psychological stress before exam, before NEET, जिसको हम एग्ज़ाम के पहले के एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। हम सबके ऊपर ही आता है, चाहे हम कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, कितना भी प्रिपरेशन क्यों ना कर ले, कितनी सारी किताबें पढ़ लिया, कितना भी सारे मॉक टेस्ट दे दिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये स्ट्रेस जो है ये हमके ऊपर आना ही है। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ऊपर आ जाता है, जो कि एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये सब पैदा करता है। तो उसको कैसे डील किया जाए, इस वीडियो में मैं वही आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। स्ट्रेस के बारे में बात करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस आखिर है क्या और ये आता क्यों है। वेल, अगर आप इंसोम्निया के बारे में हम बात करें तो अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो इसकी जो इलाज है वो नींद की गोलियां नहीं है। स्लीपिंग पिल्स इज़ नॉट द रेमेडी फॉर इंसोम्निया, क्योंकि ये नींद आपको जो आ नहीं रही उसके वजह को ये निर्मूल नहीं करता, है ना। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो पहले हमको जानना पड़ेगा स्ट्रेस का रीज़न क्या है। तो भाई रीज़न तो हम सबके सामने है, एग्ज़ाम्स, है ना। नीट एग्ज़ाम ये अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम है। नीट, मेडिकल, डॉक्टर, बहुत कुछ है ना इसके सामने। तो ये एक स्ट्रेस पैदा करता है। उससे भी ज़्यादा अगर मैं थोड़ा सा डीप जाके देखूँ तो एग्ज़ाम उतना स्ट्रेस नहीं डालता जितना कि डालता है एक्सपेक्टेशंस और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा अगर मैं डॉक्टर ना बन पाऊँ, क्या होगा अगर जो मेरे ऊपर इतना सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो का भी देख रहे होंगे वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पाँचवीं बार, छठी बार शायद नीट के लिए बैठ रहे हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप लोगों को लगेगा कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त तो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हम वो लोग बन चुके हैं, तो मेरा क्या होगा। मेरे पेरेंट्स जो मेरे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो ऐसे रीजंस बहुत सारे हैं जो हमारे स्ट्रेस को डेवलप करने में मदद करता है। अगर हम स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने दें तो वो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इंसोम्निया, हम बुखार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है और हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये है रियलिटी। अब इसको हमें मैनेज करना होगा। देखो, एग्ज़ाम के पहले जो स्ट्रेस आता है उसको मैनेज करने के लिए 2 ब्रॉड कैटेगरीज है। नंबर 1 द स्पिरिचुअल वन, द नंबर 2 इज़ द रियलिस्टिक वन। स्पिरिचुअल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो तुम्हें अपने अंदर माइंड सेट में डेवलप करना होगा। धीरे धीरे एक एक करके समझो, मैं बताता हूँ। नंबर 1, सेट अ माइंड सेट दैट द सिलेबस, द एग्ज़ाम एंड द रिजल्ट्स ये सब आएंगे ही। दिस इज़ इनएविटेबल। आयरन मैन की तरह ही ये लोग इनएविटेबल हैं, अनअवॉइडेबल हैं। ये माइंडसेट हमारे अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा सोचते रह जाए कि यार एग्ज़ाम अगर ना होता तो काफ़ी अच्छा रहता, बहुत सारे डे ड्रीमिंग करने लग गए, फिर धड़ाम से गिरना पड़ता है रियलिटी में कि यार एग्ज़ाम तो होगा, रिजल्ट भी आएगा, काउंसलिंग भी होगी, कॉलेज ना मिले तो। यही होता है ना। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। आज मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। तो सबसे आगे जो हमें करना है वो है माइंडसेट। अपने अंदर वो माइंडसेट डेवलप कर लो कि यार ठीक है, ये आयरन मैन की तरह इनएविटेबल हैं, ये लोग आएंगे ही, एग्जाम होगा ही, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। नंबर 2, नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। ठीक है ना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टेड लग रहा है लेकिन यकीन मानो ये सही है। कैसे बताता हूँ, देखो, एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, दैट इज एप्लीकेबल इन हियर ऑल्सो। कैसे, जब स्ट्रेस अगर बहुत सारा आ जाए तो वो प्रॉब्लम करता है, दिक्कत करता है, काफ़ी सारा दिक्कत करता है, फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वो। लेकिन ये स्ट्रेस ही वो ऐसा मटेरियल है, वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो तुम्हें कॉशियस रखता है। कोई अगर स्ट्रेस फ्री रहे, कोई अगर केयरलेस रहे, कोई अगर एकदम पूरा कैजुअल होकर घूम रहा है, फिर रहा है, दोस्तों से गप्पे मार रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है उसका, तो भाई वो तो एग्जाम को लेकर सीरियस है ही नहीं। अगर तुम अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो, माथा फोड़ रहे हो इतना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक, ये प्लान बना रहे हो, कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या कि तुम एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो, तुम अपना प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो, तुम एग्ज़ाम को लेके, तुम अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो। तो स्ट्रेस एकदम से ख़राब नहीं है, ये तुम्हें कॉशियस रखता है, तुम्हें सीरियस रखता है, तुम्हें सिंसियर रखता है, सुबह अलार्म से पहले उठने में मदद करता है, रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने से मना करता है कि यार ज़्यादा देर तक मत पढ़ो, नींद ज़रूरी है। स्ट्रेस वो है जो तुम्हें कॉशियस रखता है। तो पूरा एकदम से 100% स्ट्रेस इज़ नॉट बैड।
ये थोड़ा सा अलग तरीके का माइंडसेट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईट प्रॉपरली। खाना ढंग से खाओ। अगर तुम खाना ढंग से नहीं खाओगे तो तुम्हारे ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और अगर ब्रेन को न्यूट्रिशन ना मिले तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तुम्हारा जो बॉडी वेट है वो लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और काफ़ी सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और अगर एक बार शरीर खराब हो गया ना, तो चाहे भाई तुम कितना भी पंडित क्यों ना हो, कितना भी तुम्हारा बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन रहे, तुम कितना भी पोटेंशियल, कितना भी देर से पढ़ रहे हो, तुम अपने पढ़ाई को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट दोगे, मार्क्स कम आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बिना कॉन्फिडेंस के कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, दैट इज अनदर इनएविटेबल। सो खाना ढंग से खाओ। ऐसा नहीं कि रात में मैगी खा के सो रहे, नहीं, न्यूट्रिशनस फूड ज़्यादा खाओ, वाटर ज़्यादा से खाओ, शरीर को डिहाइड्रेटेड मत रहने दो, ऑलवेज हाइड्रेटेड रहो, ढंग से पानी पियो, ढंग से खाना खाओ। नंबर 4, स्लीप प्रॉपरली। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू स्लीप लेस दैन द अमाउंट ऑफ नीड, इफ़ यू स्लीप मोर दैन द अमाउंट ऑफ नीड, बोथ आर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। रात में देर तक पढ़ना, सुबह बहुत जल्दी उठना, स्लीप को, नींद को इग्नोर करना, ये सब 1 हफ्ते, 5 दिन, 7 दिन, ये इतना टाइम से ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद शरीर खराब होने लगता है, तबीयत खराब होने लगता है। नंबर 5, टेक स्मॉल ब्रेक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि दिन में 12 से 14 घंटे पढूं, दैट इज़ हेल्दी एंड गुड, इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, लेकिन इसके बीच में ब्रेक्स रहना ज़रूरी है। कोई एकदम एक टाइम से बैठ के 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नहीं पढ़ सकता। अपने अंदर माइंड सेट ये डाल लो। अगर तुम सोच रहे हो कि यार मेरे तो 1.5 घंटे बाद ही मतलब उठने का मन कर रहा है, थोड़ा इधर उधर गप्पे मारने का मन कर रहा है, और मैं उसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा अगर बाकी बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं अकेले ही हूँ जो ये कर रहा है? तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रेक्स का मतलब मेरा ये नहीं कि 1 घंटे का ब्रेक, नहीं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक आफ्टर एवरी 1.5 आवर, आफ्टर एवरी 2 आवर्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिन में अगर तुम्हें शाम को अच्छा लगे तब, अगर सुबह अच्छा लगे तब, थोड़ा एक्सरसाइज करो उस ब्रेक टाइम में। उस ब्रेक टाइम में पढ़ाई को लेकर मत उलझो। पढ़ाई जो होना था वो अपनी जगह है, मेरा जो ब्रेक है वो अपनी जगह है। उस 10 मिनट में थोड़ा गाना सुन लो, थोड़ी मम्मी से बातें कर लो, थोड़ी दोस्तों से बातें कर लो, लेकिन वो ब्रेक्स ज़रूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने अंदर, अपने ऊपर विश्वास रहना सबसे ज़रूरी है। अगर तुम खुद के ऊपर विश्वास ना रखो तो तुम एग्ज़ाम हॉल में भी अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आंसर निकालोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मैंने सही किया है, तो फिर से एक बार करके देखता हूँ, और अगर दोबारा करने में आंसर गलत आ जाए तो तुम दूसरा कोई मार्क कर दोगे, लगेगा कि पहले वाला सही था, बाहर आके पता लगेगा कि यार पहले वाला सही था। तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास ना रखोगे ना तो ईच एंड एवरी स्टेप में सेल्फ डाउट अराइज होगा और ये कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देगा। अगर कॉन्फिडेंस ना रहे तो दुनिया का किसी भी एग्जाम कोई क्रैक नहीं कर सकता। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, द रियलिस्टिक वन, द प्रैक्टिकल वन। देखो मैंने जो जितने भी सारे स्पिरिचुअल माइंड सेट्स बताए वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें कुछ और चाहिए होता है कि जो हम एग्जीक्यूट कर पाएँ, जो हम अपने हाथों से कुछ करवाए। मान लो कि अगर तुम्हें कुछ ऐसी बीमारी हो, अगर तुम डॉक्टर के पास गए और वो तुम्हें कहना है कि यार तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, तुम थोड़ा सा घूमो फिरो, गाना सुनो तो ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें ठीक लगेगा यार ये डॉक्टर ठीक ठाक बता रहे कि नहीं बता रहे, सर आप कुछ दवाई लिख दो ना डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर को लगेगा अच्छा ये उस कैटेगरी का पेशेंट है, ठीक है चलो, फिर उन्होंने एक विटामिन टैबलेट लिख दिया। तो बात कुछ ऐसी है। ये जो 6 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करने का एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो है सेटिंग रियलिस्टिक टारगेट्स डेली टारगेट्स के बारे में मैंने बहुत बार रिपीट किया है, आज फिर से बता रहा हूँ, डेली टारगेट्स बनाओ प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक होना चाहिए। अब रियलिस्टिक का मतलब क्या है, तुम लोग बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे। ये रियलिस्टिक का मतलब ये कि डेली टारगेट्स जो होगा वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं उसको अचीव ही ना कर पाऊँ। यार मैंने बायोलॉजी में 10 चैप्टर लिख दिया, फिजिक्स में 5 लिख दिया, केमिस्ट्री में 8 लिख दिया, इतने सारे चैप्टर्स तुम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर होगा भी तो वो ढंग से कंप्लीट नहीं होगा। तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी, पढ़ने का स्पीड, किसी एक प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका कैसा है, वो हर लड़के में, हर बच्चे में डिफरेंट होता है। तो अपने आप को तुमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं, कोई तुमसे ज़्यादा तुम अपने आप को नहीं जानता। एक तुम ही हो जो अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली एक ढंग से एक रियलिस्टिक रेलेवेंट शेड्यूल बनाओ जिसमें टोटल आवर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए बिटवीन 12 to 14, 12 से 14 घंटे का एक शेड्यूल बनाओ जिसमें चारों फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये चारों कवर होना चाहिए। हो सके तो 11 और 12 दोनों को कवर करो। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? एनसीईआरटी रीडिंग,
जो मैंने बार बार बताता हूँ, किसी और ढंग बुक से, किसी और नोट्स कुछ ना पढ़ो, बस एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ। सेकंड, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का वो सॉल्व करो। थर्ड, तुम्हारे पास अगर बायोलॉजी का फिंगर टिप्स है तो काफ़ी बायोलॉजी में 3 से 4 चैप्टर्स पर डे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 से 3 चैप्टर पर डे अभी के लिए इतना काफ़ी है। फर्स्ट रिवीजन जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कंप्लीट करने के बाद सेकंड रिवीजन, उसके बाद थर्ड रिवीजन इज़ मस्ट। इसके अलावा वोलाटाइल टॉपिक्स को एक लिस्ट में लिखो कि ये टॉपिक्स मैं भूल जाता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर प्लांट एनाटॉमी समझ में ना आए, तुम्हें अगर बहुत लगे कि मॉर्फोलॉजी या चैप्टर्स लाइक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के पॉलीमर, ये सब में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, रेक्टिफिकेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर्स को एक लिस्ट में रखो, उस लिस्ट को हर दिन फॉलो करो कि एक दिन में सारे वोलेटाइल चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जिस चैप्टर में जिस सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसके साथ वही पर्टिकुलर चैप्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा देख के जाओ। इससे क्या होगा कि एग्जाम के पहले होल सिलेबस तो 3 बार रिवीजन होगा ही, वो पूरा चैप्टर, वो जितने सारे चैप्टर्स में हैं वो 7 से 8 बार रिवीजन हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, अगर तुम डेली टारगेट्स के 85 to 90% चीज़ें फुलफिल कर पा रहे हो तो दिन के एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन ऑन योर सेल्फ दैट यस आई हैव डन समथिंग। एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर अगर सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट दें और उस छोटे छोटे टुकड़ों को अगर कंप्लीट करने में कामयाब हो जाए तो हमें नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करने में और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इससे क्या होगा कि तुम अगर मॉक टेस्ट में जब भी अपीयर होगे, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्यों ना हो, कोई सा भी मॉक टेस्ट क्यों ना हो, उसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे और तुम्हारे अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्ट्रेस मेरे ऊपर भी था, आज भी है। एमबीबीएस में आने के बाद स्ट्रेस इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, डिक्रीज़ होने का कोई नाम तो लेगा नहीं ये। तो ये स्ट्रीम ही ऐसा है यार। तुम अगर डॉक्टर बनने की सोच रहे हो तो स्ट्रेस को मैनेज करना तो सीखना पड़ेगा। आज कोहली को लेके हम इतना, या धोनी को लेके हम इतना क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हाउ टू डिलीवर अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर। प्रेशर जो है ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा, ये तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। जब भी तुम डॉक्टर किया कोई भी लाइन में अगर क्यों ना हो, अगर तुम्हारे ऊपर अगर स्ट्रेस ही नहीं है तो भाई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस तो रहेगा ही। तो इससे डरो मत, इसको फेस करो अपने पूरा पोटेंशियल से, पूरा जिगर से इसको फेस करो। और मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ, ट्रस्ट मी, यू विल बी अ गुड डॉक्टर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे।